बच्चों, हम लोगों का जो सेकंड चैप्टर था विलियन वो खत्म हो चुका है और आज हम इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 1 देखिए, विलियन को परिभाषित कीजिए। कितने प्रकार के विभिन्न विलियन संभव है? प्रत्येक प्रकार के विलियन के संबंध में एक उदाहरण देकर संक्षेप में लिखिए। देखिए बच्चों, जब हम लोगों ने ये टॉपिक शुरू किया था विलियन वाला, तब मैंने आपको विलियन का परिचय दिया था कि विलियन क्या होते हैं, किस किस तरीके से विलियन का निर्माण होता है और कितने प्रकार के विलियन हमारे संभव है। तो देखिए, एक बार नज़र डालिए इस पे, आपको एग्जाम में कैसे लिख के आना है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ये आपको समझाया हुआ है। देखिए बच्चों, आपको मैंने समझाया हुआ है कि जब भी 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है और जो समांगी मिश्रण बनता है उसे हम विलियन कहते हैं। विलियन का निर्माण कम से कम 2 अवयवों से होता है। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय उसे कहा जाता है जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित होता है और विलायक उसे कहा जाता है जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। और किस किस तरीके से अलग अलग प्रकार के विलियन बनते हैं ये भी आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। भाई परीक्षा में कैसे लिखना है? विलियन में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। विलायक के अतिरिक्त उपस्थित दूसरे अवयव को विलेय कहते हैं जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, इस तरीके से लिख के आएंगे आप लोग परीक्षा में। आगे देखिए, कुल 9 प्रकार के विलियन बन सकते हैं। बच्चों देखो, मैंने आपको समझाया भी है, ये कुल 9 प्रकार के विलियन बन सकते हैं। और देखिए, इस तरीके से आप एक टेबल बनाकर इन विलियनों के बारे में बता के आएंगे जो मैंने आपको समझाया हुआ है। देखिए, यहाँ पे 3 विलियन तो ऐसे बनते हैं, 1 2 3, ये 3 विलियन तो ऐसे बनते हैं जिनमें विलायक गैस है। जिनमें विलायक क्या है? गैस है। ये 3 विलियन ऐसे बनते हैं जिनमें विलायक क्या है? द्रव। ठीक है, जिनमें विलायक हम क्या ले रहे हैं? द्रव ले रहे हैं, यानी ये द्रव विलियन बनते हैं। और ये 3 इस प्रकार के विलियन बनते हैं जिनमें विलायक क्या है? ठोस है। तो इस तरीके से देखिए, 3 प्रकार के तो गैसीय विलियन, 3 प्रकार के द्रव विलियन और 3 प्रकार के ठोस विलियन। तो आप पूरी इस तरीके से एग्जाम में ये सारणी बना के और इनके उदाहरण लिख के आएंगे। तो इस तरीके से आपको इस जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, अगर ये आ जाता है तो इसका आंसर आपको लिख के आना है। ठीक है, ये सब आपको समझाया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या है? एक ऐसे ठोस विलियन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय कोई गैस हो। देखिए बच्चों, ये मैंने आपको समझाया भी था कि जो निकिल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, यानी ये जो धातुएं होती है इनमें हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है? इनमें इंसर्ट हो जाती है। कहने का मतलब है इनमें एक गैस का और ठोस के विलियन का क्या होता है? निर्माण होता है। तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे आप लोग? हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम में विलियन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम में विलियन। अब देखिए, यहाँ पे जो पैलेडियम है जो ठोस अवस्था में है, ये तो यहाँ कार्य कर रहा है विलायक की तरह, और जो हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ पे कार्य कर रही है विलेय की तरह। तो देखिए बच्चों, आंसर इस तरीके से लिख के आएंगे कि हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम में विलियन। यहाँ पे H2 गैस यानी जो हाइड्रोजन गैस है वो विलेय है, जबकि जो पैलेडियम है वो ठोस विलायक है। क्लियर है? इस तरीके से लिख के आएंगे। अगला देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। पहला है मोल अंश, दूसरा मोलरता, तीसरी मोललता, चौथा द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए बच्चों, जब हम लोगों ने सांद्रता की इकाइयाँ पढ़ी थी तब हमने इन चारों के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था कि मोल भिन्न क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है। तो जिस तरीके से हमने पढ़ा है उसी तरीके से आपको एग्जाम में भी इनको लिख के आना है, इनका सूत्र लिख के आना है, और उस सूत्र में जो भी है W है, V है, यानी आप जो भी चीज़ें वहाँ काम में ले रहे हैं वो आप बता के आएंगे कि कौन सी चीज़ किसको डिनोट कर रही है। तो देखिए, एक बार हम स्पीडली इसके आंसर को देख लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। हम एक बार नज़र डाल लेते हैं कि एग्जाम में हम लोगों को कैसे लिख के आना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोल अंश की, जिसको मोल भिन्न भी कहते हैं। देखिए
किसी मिश्रण में किसी अवयव के मोल और मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। बच्चों आपको पढ़ाया हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई हुई है, केवल हमें यहाँ पे ये नज़र डालनी है कि हम परीक्षा में कैसे लिख के आएंगे। तो देखिए, फिर आप ये परिभाषा लिखेंगे पहले मोल अंश की, और उसके बाद आप ये फॉर्मूला लिख के आएंगे कि किसी भी अवयव का मोल अंश कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, अवयव का मोल अंश कैसे निकालेंगे, अवयव के मोलों की संख्या और उसमें भाग दे देंगे मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का। आपको पता है, आगे देखिए, यदि ए अवयव के मोलों की संख्या Na हो तो मोल अंश क्या हो गया, XA। बी अवयव के मोलों की संख्या Nb हो तो मोल अंश क्या हो गया, XB। आपको बताया हुआ है। तो देखिए, XA बराबर क्या हो जाएगा, Na/Na प्लस Nb, और XB बराबर हो जाएगा Nb/Na प्लस Nb। क्लियर है? आगे देखिए, एक मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंश का योग 1 होता है। फिर आप लोग लिख देंगे XA प्लस XB बराबर 1, यानी XA प्लस XB बराबर 1। अगर X से निकालना है तो 1 में से XB को माइनस कर दो, और XB निकालना है तो 1 में से XA को माइनस कर दो। क्लियर है? आगे देखिए, दूसरा है मोलरता के बारे में। ठीक है, आपको अच्छे से समझाया मोलरता के बारे में भी। देखिए कैसे लिख के आओगे आप, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। यानी पहले आप परिभाषा लिख के आओगे मोलरता क्या होती है, उसके बाद आप सूत्र लिखोगे। देखिए, मोलरता का सूत्र क्या होता है, विलेय के मोल यानी विलेय के मोलों की संख्या और उसमें भाग दे देंगे विलयन के आयतन का लीटर में। ठीक है, अब इस आयतन को मान लो अगर हम मिलीलीटर में बात करें, आयतन की हम लोग मिलीलीटर में बात करें, तो देखिए सूत्र क्या लिखेंगे, मोलरता बराबर विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन मिलीलीटर में, और गुणा कर देंगे इसको किससे, 1000 से। 1000 से गुणा कर दिया, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल M बराबर WA गुणा 1000, इसमें भाग दे देंगे MA गुणा V। ठीक है, अब मैंने आपको अभी बताया था कि इस सूत्र में जो भी चीज़ें हम काम में ले रहे हैं हमें बताना पड़ेगा कि वो किस प्रदर्शित कर रही है। तो देखिए, WA क्या है यहाँ पे, विलेय की ग्राम में मात्रा। देखिए बच्चों, ये विलेय की ग्राम में मात्रा है। MA क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान है, और जो V है वो यहाँ पे क्या है, विलयन का आयतन है मिलीलीटर में। क्लियर है? तो इस तरीके से आप ये मोलरता के बारे में लिख के आएंगे। आगे देखिए, मोललता। अब बात कर रहे हैं मोललता के बारे में। देखिए, 1000 ग्राम या हम कह सकते हैं 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को अब विलयन की मोललता कहते हैं। तो देखिए बच्चों, 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। एग्जाम में आप इस तरीके से पहले परिभाषा लिख के आओगे। भाई अगर मोललता के बारे में पूछा जाता है तो इसमें भी आप पहले डेफिनेशन जो परिभाषा है वो लिख के आओगे, मोललता क्या होती है, उसके बाद आप इसके सूत्र को लिखोगे। तो देखिए, मोललता का सूत्र क्या होता है, विलेय के मोल और उसमें भाग दे देंगे विलायक के द्रव्यमान का, और विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको ग्राम में ले लें, विलायक के द्रव्यमान को ग्राम में ले लें, तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, मोललता बराबर विलेय के मोल, इसमें भाग दे देंगे विलायक के द्रव्यमान का जो ग्राम में है, और गुणा कर देंगे हम इसको किससे, 1000 से। किससे गुणा कर देंगे, 1000 से। तो देखिए सूत्र क्या निकल के आया, स्मॉल m। आप लोगों को पता है मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m बराबर WA गुणा 1000 भाग दे देंगे MA गुणा WB का। अब देखिए WA क्या है, WA विलेय की ग्राम में मात्रा, MA विलेय का मोलर द्रव्यमान, और WB क्या है, यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान है। तो इस तरीके से आप मोललता के बारे में लिख के आएंगे। चलिए अगला क्या है, देखिए अगला है द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। देखिए बच्चों, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में संख्या उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। यानी इसमें भी पहले हम परिभाषा लिखेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। अब सूत्र देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या लिख के आएंगे आप लिख के आएंगे विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान
विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान, इसमें आप भाग दे देंगे विलयन के कुल द्रव्यमान का और गुणा कर देंगे आप किससे, 100 से। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत में ज्ञात करना है। आगे देखो, यदि विलेय A हो और विलायक B हो तो हमारा सूत्र ये निकल के आ जाएगा, ये हमारा द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र निकल के आ जाएगा, WA, इसमें भाग देंगे WA प्लस WB का, गुणा कर देंगे 100 से। अब देखिए WA क्या है, विलेय का द्रव्यमान है ग्राम में, WB क्या है, विलायक का द्रव्यमान है ग्राम में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन चारों के बारे में लिख के आएंगे, मोलरता के बारे में, मोल अंश के बारे में, मोललता के बारे में और द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। तो क्या करेंगे, पहले इनकी परिभाषा लिखेंगे, फिर सूत्र लिखेंगे और सूत्र में आप ये कौन कौन सी चीज क्या प्रदर्शित कर रही है उनके बारे में लिख के आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 4। देखिए बच्चों ध्यान से सुनना, प्रश्न क्या है ये, प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। देखिए बच्चों, प्रयोगशाला में जो हम लोग नाइट्रिक अम्ल काम में ले रहे हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, वो द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का क्या है, 68% जलीय विलयन है। ठीक है, द्रव्यमान की दृष्टि से दे रखा है हमें 68% जलीय विलयन है। आगे देखिए, यदि इस विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम प्रति ml, या ml को बोल सकते हैं मिलीलीटर, ठीक है, प्रति ml हो तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी। बच्चों ध्यान से प्रश्न को वापस पढ़ सकते हो आप लोग, वापस से इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल है वो द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। क्लियर है, आप लोगों को इसका घनत्व दिया हुआ है, ये घनत्व दिया हुआ है और हमें क्या ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है। देखिए समझिए, पहले हमें क्या ज्ञात करनी है बच्चों, यहाँ पे मोलरता ज्ञात करनी है। आप लोगों को मोलरता की परिभाषा पता है मोलरता की परिभाषा वही क्या होती है मोलरता, कि किसी भी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, और सूत्र भी हम लोगों को पता है कि विलेय की मोलों की संख्या बटा जो विलयन है उसका आयतन लीटर में, और अगर इस आयतन को मिलीलीटर में कर देंगे तो इसको गुणा कर देंगे हम किससे, 1000 से। तो ये आप लोगों को सूत्र पता है। तो देखिए मोलरता निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए HNO3 के मोलों की संख्या, HNO3 के मोलों की संख्या। अब आप लोगों को पता है मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है। अरे भाई अगर आपको मोल निकालने हैं तो मोलों की संख्या निकालने का तरीका है कि पदार्थ की मात्रा और उसमें भाग दे दीजिए अणुभार का, या ये कह सकते हैं पदार्थ की मात्रा में भाग दे दीजिए मोलर द्रव्यमान का। भाई पदार्थ की ग्राम में मात्रा या पदार्थ की मात्रा और इसमें भाग दे दीजिए इसके मोलर द्रव्यमान का। ठीक है, मोलर द्रव्यमान का, यानी इस तरीके से हम HNO3 के क्या निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, पदार्थ की मात्रा हम लोगों को पता है, कैसे पता है, यहाँ दिया हुआ है 68% जलीय विलयन है, द्रव्यमान की दृष्टि से दिया हुआ है ना। तो इस 68% जलीय विलयन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो 100 ग्राम जल है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 100 ग्राम विलयन है, देखिए बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि जो 100 ग्राम विलयन है उसमें 68 ग्राम क्या है, HNO3, यानी 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में क्या है, 68 ग्राम HNO3 उपस्थित है। बच्चों ध्यान से देखिए, भाई हमें जो 68% जलीय विलयन कहा है इसका मतलब है कि 100 ग्राम विलयन में 68 ग्राम हमारे क्या है, HNO3। अब देखिए हमें HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल है उसकी मात्रा हमें पता लग गई। भाई HNO3 की जो मात्रा है वो कितनी आ गई, 68 ग्राम। कितनी आ गई, 68 ग्राम आ गई। अगर मोलर द्रव्यमान की बात करें तो HNO3 का मोलर द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं, हम सबको निकालना आता है। ठीक है, मोलर द्रव्यमान हम लोग निकाल लेंगे, इसका जो 63 होता है। तो चलिए हमें पदार्थ की मात्रा पता लग गई,
मोलर द्रव्यमान पता लग गया। इससे हम निकाल सकते हैं मोलों की संख्या। इससे हम HNO3 के क्या निकाल सकते हैं? मोलों की संख्या। तो हमें मोलों की संख्या पता लग गई। अब बात कर रहे हैं विलयन का आयतन कैसे निकालेंगे। तो बच्चों देखिए, आपको घनत्व दिया हुआ है और घनत्व से हम आयतन निकाल सकते हैं। आप लोगों को पता है घनत्व D बराबर m/v, D बराबर m/v। यानी अगर घनत्व निकालना है तो पदार्थ के द्रव्यमान में आयतन का भाग दे दो। द्रव्यमान में आयतन का क्या दे दो? भाग दे दो। और अगर आयतन V निकालना है, आयतन V निकालना है तो द्रव्यमान में आप भाग दे दो किसका? घनत्व का। निकाल सकते हैं ना आयतन। अब देखिए आप लोगों को हमें m पता है। अरे भाई, हमें विलयन का घनत्व दिया हुआ है, ठीक है, और विलयन की ग्राम में मात्रा हमें पता है 100 ग्राम है। भाई विलयन की ग्राम में मात्रा क्या है? 100 ग्राम है। अभी मैंने कहा था ना भाई, जो हमें ये 68% जो द्रव्यमान के हिसाब से HNO3 बताया हुआ है, इसका मतलब है कि हमारा जो 100 ग्राम विलयन है उसमें 68 ग्राम क्या है? HNO3 है। भाई 100 ग्राम विलयन में 68 ग्राम HNO3 है, तो जो विलयन है उसकी मात्रा कितनी होगी? 100 ग्राम हो गई। यानी m हमें पता है, m क्या है? 100 ग्राम है, ठीक है। ये जो घनत्व है ये D हमें पता है 1.504 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ये हम लोगों को पता है। यानी m भी पता है, D भी पता है, और इनसे हम क्या ज्ञात कर लेंगे? V, आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, मोलों की संख्या हमें पता लग गई। भाई मोलों की संख्या कैसे निकालोगे? भाई HNO3 के मोल निकालने हैं आपको। तो आप HNO3 के मोल कैसे निकालोगे? आप इसकी जो ग्राम में मात्रा है, जो आपको 68 ग्राम है, उसमें इसके मोलर द्रव्यमान 63 का क्या दे दो? भाग दे दो। ये मोलों की संख्या निकल गई। आयतन आपको निकालना है V, आयतन आपको निकालना है। आप क्या करो, जो आपको विलयन का जो मात्रा है, जो विलयन की मात्रा 100 ग्राम है, इसमें आप भाग दे दो 1.504 का, घनत्व का भाग दे दिया। अब हमें मोलरता निकालनी है, तो मोलरता के लिए क्या करोगे? मोलों की संख्या, इसमें भाग दे दो इस आयतन का, ये 5 है, और गुणा कर दो किससे? 1000 से, ठीक है। तो हमारी मोलरता निकल के आ जाएगी। भाई ये चीज़ आपको क्लियर हुई ना बच्चों? पहले मैंने आपको ये समझाया है कि किस तरीके से इस प्रश्न को हमें करना है। बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए परीक्षा में आप लोग कैसे लिख के आएंगे। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन कैसे लिख के आएंगे। देखिए 68% HNO3 विलयन का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 68 ग्राम HNO3 उपस्थित है, ठीक है। यानी HNO3 का द्रव्यमान कितना हो गया? 68 ग्राम हो गया। ये हमें दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है। घनत्व भी हमें दिया हुआ है 1.504 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ये भी हमें दिया हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे HNO3 के मोल। देखिए मैंने अभी आपको समझाया था, मोल निकालने के लिए क्या करेंगे? पदार्थ की मात्रा में मोलर द्रव्यमान का भाग दे देंगे। मात्रा आपको पता है HNO3 की 68 ग्राम है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो इसकी मात्रा है 68 ग्राम, उसमें इसके मोलर द्रव्यमान या जिसको अणुभार भी कहते हैं उसका भाग दे देंगे। यानी 68 में भाग दे देंगे 63 का। भाई इसका जो अणुभार होता है या मोलर द्रव्यमान होता है वो 63 होता है। 68 में भाग दे दिया आपने 63 का। लीजिए भाई HNO3 के मोल कितने निकल के आए? ये निकल के आ गए 1.079 मोल निकल के आ गए। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि D बराबर क्या होता है? m/v। अभी बताया ना मैंने आपको कि D बराबर m/v होता है। तो देखिए विलयन का घनत्व D बराबर m/v, यानी विलयन का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन। अब आपको V निकालना है, विलयन का आयतन निकालना है, तो V बराबर हो जाएगा m/घनत्व। यानी आप 100 में भाग दे देंगे घनत्व का, और ये आपका घनत्व आ गया 66 मिलीलीटर आ गया। अब आगे देखिए, मोलों की संख्या निकाल ली आपने, आयतन निकाल लिया। अब हमें मोलरता निकालनी है। क्या करेंगे हम? जो HNO3 के मोल निकल के आए हैं उसमें इसका भाग दे देंगे। देखिए
HNO3 के मोल में विलयन के आयतन का भाग दे दिया और गुणा कर दिया आपने किससे, 1000 से, ठीक है। और हमारे जो विलयन की जो मोलरता निकल के आई है वो निकल के आई है 16.23। कहने का मतलब है कि प्रयोगशाला में जो हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल काम में ले रहे हैं उसकी मोलरता होती है 16.23। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ऐसे प्रश्नों को बार बार पढ़िए और देखिए कि प्रश्न में आपको क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, ग्लूकोज का जलीय विलयन दिया हुआ है 10%, वेट बाय वेट फॉर्म में, ठीक है, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है, 10% है। विलयन की मोललता तथा विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है। देखिए मोललता पूछ रहा है और मोल अंश पूछ रहा है। आगे देखिए, यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर हो तो विलयन की मोलरता क्या होगी। देखिए बच्चों प्रश्न काफ़ी बड़ा है, ये है बहुत आसान, लेकिन इन्होंने हमसे एक ही प्रश्न में 3 चीज़ें पूछ ली, मोललता भी पूछ ली, प्रत्येक घटक का मोल अंश भी पूछ लिया और मोलरता भी पूछ ली, ठीक है। अब इसमें भी देखिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, मोललता निकालनी हो या मोल अंश या मोलरता, तीनों के लिए ही आपको जो अवयव है उनके मोलों की संख्या पता होना क्या है, जरूरी है। अरे भाई जब मोलों की संख्या पता होगी तभी तो आप इन्हें निकालोगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन अवयवों के मोलों की संख्या को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। अब जैसे ही मोलों की संख्या को आप ज्ञात कर लेंगे और मोलों की संख्या में आप अगर भाग दे देंगे विलायक के द्रव्यमान का और गुणा कर देंगे 1000 से, तब तो निकल के आ जाएगी मोललता। क्लियर है? मोलरता निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मोलों की संख्या में भाग देंगे विलयन के आयतन का। आयतन कैसे निकालते हैं आपको बताया हुआ है। अरे भाई आपको जब घनत्व दिया हुआ है, ये घनत्व आपको दिया हुआ है, तो D बराबर m/v के सूत्र से आप ये आयतन निकाल सकते हैं। तो जैसे आपको आयतन पता लग गया, मोलों की संख्या पता लग गई विलय की, आप मोलरता भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और उससे फिर आप आगे मोल अंश भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए बहुत आसान प्रश्न है, बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि करना क्या है। तो देखिए एग्जाम में आप लोग कैसे करके आएंगे। आपको दिया हुआ है बच्चों, देखिए 10% द्रव्यमान प्रतिशत ग्लूकोज विलयन से तात्पर्य है कि 90 ग्राम जल में 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। यह आपको पता है भाई, 90 ग्राम जल है और 10 ग्राम हमारा क्या है, ग्लूकोज है। घनत्व आपको दिया हुआ है 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर। मोललता, मोल अंश, मोलरता, ये तीनों चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, आप लोगों को जो जल है, जल की मात्रा यहाँ दी हुई है 90 ग्राम और ग्लूकोज की दी हुई है 10 ग्राम, ये ध्यान रखना आप लोग। अब देखिए आगे, मोललता निकालने का सूत्र आपको पता है, पदार्थ के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान गुणा करना है किससे, 1000 से, ये आप लोगों को पता है। अब देखिए इसे पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ की हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, जो हमारा पदार्थ है यहाँ पे विलेय पदार्थ है वो ग्लूकोज है। मैं इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकती हूँ ना भाई, मोलों की संख्या की जगह ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा बटा ग्लूकोज का अणुभार, ठीक है, इससे मोलों की संख्या निकल जाएगी। और इसमें ये भाग दे दिया विलायक यानी जल के द्रव्यमान का, विलायक यहाँ पे जल है, और गुणा कर दिया किससे, 1000 से। भाई इस तरीके से भी सूत्र को लिख सकती हूँ। अब देखिए ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा हमें पता है, पीछे देखिए ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा कितनी है, 10 ग्राम है ना, 10 ग्राम। तो देखिए ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा आपको पता है। ग्लूकोज का जो अणुभार है वो बेटा 180 होता है। क्या होता है ग्लूकोज का अणुभार, 180। तो ग्राम में मात्रा हमें पता लग गई, अणुभार हमें पता लग गया, और जल का द्रव्यमान, देखिए जल की मात्रा मैंने आपको बताई थी 90 ग्राम जल है, 90 ग्राम जल है। तो देखिए हम सब चीजें हमें पता लग गई है, यानी ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा हमने रख दी 10, ग्लूकोज का अणुभार हमने रख दिया 180, इसमें भाग दे दिया हमने, ये भाग दे दिया 90 का, यानी जो विलायक है वो 90 ग्राम है, और गुणा कर दिया 1000 से। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारी मोललता आएगी 0.617, ठीक
ठीक है, ये हमारी मोललता आ गई। अब मोलरता निकालनी है। देखिए आगे मोलरता निकालनी है बच्चों। देखिए मोलरता आपको पता है सूत्र होता है मोलों की संख्या, इसमें भाग देते हैं विलयन के आयतन का, गुणा करते हैं 1000 से, यानी हमें विलयन का आयतन निकालना है। अब बच्चों विलयन का आयतन आप D बराबर m/v के सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है, घनत्व आपको दिया हुआ है तो लीजिए भाई, आपको आयतन निकालना है तो आप द्रव्यमान में घनत्व का भाग दे दो, तो यानी टोटल विलयन कितना है आपका, 100 है ना, 100 ग्राम है भाई, टोटल विलयन 100 ग्राम है, उसमें आप भाग दे दो जो आपका घनत्व है 1.2 का, दे दिया। यानी इस तरीके से आप विलयन का आयतन निकाल सकते हैं। अब देखिए मोलों की संख्या, यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्लूकोज की, विलेय ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या क्या होगी, ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा जो 10 ग्राम है और उसमें भाग दे देंगे उसके अणुभार का जो क्या है 180। ये ग्लूकोज के क्या है, मोलों की संख्या है। तो लीजिए मैंने रख दिया 10/180 रख दिया। इसमें भाग देंगे विलयन के आयतन का, विलयन का आयतन क्या है 100 भाग दिया 1.2 का। चलिए भाई इसके नीचे रख दिया मैंने 100 भाग दे दिया 1.2 का, गुणा कर दिया 1000 से। चलिए हमारा कितना निकल के आया, मोलरता कितनी निकल के आई 0.667। ये हमारी क्या निकल के आई, मोलरता। तो हमने मोललता भी ज्ञात कर ली, मोलरता भी हम लोगों ने ज्ञात कर ली। अब हमें निकालने हैं मोल अंश। देखिए बच्चों मोल अंश की गणना करनी है। ग्लूकोज के मोलों की संख्या आपको पता लगी गई भाई, ग्लूकोज के मोल अभी पीछे निकाले ना हमने भाई, ग्राम में मात्रा और अणुभार यानी 10/180। जल के मोलों की संख्या निकालनी है तो जल की ग्राम में मात्रा बटा अणुभार, और जल का जो अणुभार होता है वो 18 होता है। कितना होता है, 18 होता है। और जल की ग्राम में मात्रा आपको पता है 90 ग्राम में, यानी 90/18। अब कुल मोल, भाई हमें जब मोल अंश निकालना है तो कुल मोल भी तो पता होना चाहिए। तो कुल मोल क्या होंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे भाई, दोनों अवयवों के मोलों की संख्या को जोड़ देंगे, यानी 10/180 और 90/18 को जोड़ा, ये हमारा निकल के आ गया 910/180। ये हमारे कुल मोल निकल के आ गए। देखिए बच्चों आप इसे यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो या हम लोग ये देख रहे हैं इन्हें आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, या लास्ट में जो हमें मोल अंश निकालना है वहां पे भी आप इन्हें पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए ग्लूकोज का मोल अंश निकालना है तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या में कुल मोलों की संख्या का भाग दे दो। ग्लूकोज के मोलों की संख्या क्या है 10/180, तो 10/180 में भाग दे दो 910/180 का। तो आगे देखिए 10/180 में भाग दे दिया 910/180 का। लीजिए ग्लूकोज के मोल अंश निकल के आ गए 0.011। क्लियर है, आगे देखिए ऐसे हमें जल का मोल अंश निकालना है। जल के मोल अंश का सूत्र क्या होगा, जल के मोलों की संख्या उसमें भाग दे देंगे कुल मोलों की संख्या। अब देखिए जल के मोलों की संख्या क्या थी 90/18 थी ना, जल के मोलों की संख्या 90/18 है। चलिए 90/18 में भाग दे देंगे कुल मोलों की संख्या, और कुल मोल थे 910/180, दे दिया भाग। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जल के मोल अंश निकल के आएंगे 0.989। ठीक है, तो देखा बच्चों आप लोगों ने कितना आसान प्रश्न है। केवल सबसे पहले हमें निकालना है मोलों की संख्या, यानी प्रत्येक अवयव के मोलों की संख्या आप लोग निकाल लो, और वो मोलों की संख्या अगर आपने निकाल ली तो आप मोललता भी निकाल लेंगे, मोलरता भी ज्ञात कर लेंगे, और मोल अंश भी हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, आया समझ में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 क्या है। देखिए बच्चों यदि 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 और NaHCO3 के मोलों की संख्या समान हो। देखिए बच्चों इसका मतलब है सम मोलर मिश्रण है। किस किस का, Na2CO3 और NaHCO3 का सम मोलर मिश्रण है, मोलों की संख्या समान है। तो इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 mHCl के कितने मिलीलीटर की आवश्यकता होगी। ठीक है, वापस देखिए हमें 1 ग्राम मिश्रण दिया हुआ है, यानी इन दोनों को मिलाने पर जो मिश्रण की मात्रा है वो 1 ग्राम है।
और इन दोनों जो पदार्थ है उनकी मोलों की संख्या क्या है, समान है। अब हमें ये ज्ञात करना है कि इस मिश्रण से 0.1 मोलरता का जो HCl है, जो HCl इनसे क्रिया करेगा, उसकी कितनी मिलीलीटर की आवश्यकता है, उसका कितना आयतन चाहिए हमें। तो देखिए बच्चों, ध्यान से देखना इस प्रश्न को कैसे करेंगे। देखिए Na2CO3 तथा NaHCO3 के मिश्रण का भार आपको दिया हुआ है 1 ग्राम। भाई दोनों का भार, दोनों की मात्रा 1 ग्राम है। हम मान लेते हैं कि Na2CO3 की मात्रा क्या है, x ग्राम है। तो NaHCO3 की मात्रा क्या हो जाएगी, 1 में से x को क्या कर दो, माइनस कर दो। भाई पूरा 1 ग्राम है ना ये, इन दोनों की जो मात्रा को मिलाकर जो पूरी मात्रा है, भाई Na2CO3 और NaHCO3 को मिक्स करने पर पूरी कितनी मात्रा बन रही है, 1 ग्राम। अगर Na2CO3 को x मान लिया तो NaHCO3 क्या होगा, उस 1 में से x को माइनस कर दो। ठीक है, अब आगे देखिए, Na2CO3 का अणुभार हमें पता है 106 और NaHCO3 का अणुभार है 84। ठीक है, ये अणुभार है। अब हम पहले इनके मोलों की संख्या निकालेंगे। देखिए बच्चों, Na2CO3 के मोलों की संख्या निकालनी है तो इसकी मात्रा, हमने Na2CO3 की मात्रा क्या मानी थी, x, मात्रा में भाग दे दो इसके अणुभार का, यानी x में भाग दे दिया 106 का। देखिए बच्चों ध्यान से, Na2CO3 इधर देखिए, ये रहा Na2CO3 की मात्रा हमने क्या मानी थी, x ग्राम मानी थी ना। तो अगर मान लीजिए हमें Na2CO3 के मोलों की संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, इसके मोल निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, जो इसकी मात्रा है x, उसमें भाग दे देंगे इसके अणुभार का। ऐसे मान लीजिए हमें NaHCO3 के मोलों की संख्या निकालनी है, भाई इसके मोल निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो मात्रा है 1 माइनस x, इसमें भाग दे देंगे 84 का। क्लियर है, तो देखिए यही तो कर रहे हैं आगे। देखिए बच्चों, x में भाग दे दिया 106 का और NaHCO3 के मोल निकालने के लिए 1 माइनस x में भाग दे दिया 84 का। ठीक है, यानी ये इन दोनों के मोलों की संख्या हम लोगों ने निकाल ली। अब हमें पता है सममोलर मिश्रण है, यानी दोनों की मोलों की संख्या बराबर होगी। लीजिए भाई, इन दोनों को बराबर कर दिया, यानी Na2CO3 के मोल इक्वल कर दिया NaHCO3 के मोल। लीजिए दोनों को इक्वल कर दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये इक्वेशन आएगी 84x बराबर 106 माइनस 106x। ठीक है, तो इस तरीके से हम x का मान फाइंड आउट करेंगे। आगे देखिए, ये हमने सॉल्व किया और हमारे x का मान निकल के आ गया 106/190। क्लियर है, यहाँ तक की चीज आप लोगों को समझ में आई, हमने x का मान निकाल लिया है। आगे देखिए, Na2CO3 की जो मात्रा है वो कितनी निकल के आई, 106/190, क्योंकि इसको हमने x माना था ना, Na2CO3 को हमने x माना था, ये x की मात्रा है, यानी ये तो हमारी Na2CO3 की मात्रा निकल के आ गई। अब NaHCO3 की मात्रा हमने 1 माइनस x मानी थी, तो लीजिए 1 में से इस पूरे x को हमने माइनस कर दिया, तो NaHCO3 की मात्रा ये निकल के आ गई 84/190। ठीक है, मात्रा निकाल ली हमने, ये मात्रा निकल के आ गई Na2CO3 की, ये मात्रा निकल के आ गई NaHCO3 की। आगे देखिए, अब देखिए Na2CO3 के 1 मोल HCl के 2 मोल से क्रिया करते हैं। यानी देखिए बच्चों, जब हम Na2CO3 और HCl के बीच में अभिक्रिया करवाएंगे तो Na2CO3 के तो 1 मोल की जरूरत पड़ेगी और ये 1 मोल इस HCl के 2 मोल से क्रिया करेंगे। देखिए ये रिएक्शन देखिए आप लोग, Na2CO3 प्लस 2HCl, इससे बनेंगे 2NaCl प्लस CO2 और H2O। तो आपने क्या देखा, Na2CO3 के 1 मोल और HCl के 2 मोल क्रिया कर रहे हैं। क्लियर है, आगे देखो, NaHCO3 के 1 मोल HCl के 1 मोल से क्रिया करते हैं, यानी इसके 1 मोल HCl के 1 मोल से क्रिया करते हैं, यानी NaHCO3 इसकी अभिक्रिया HCl से करवाई, NaCl, CO2 और H2O। ठीक है, अब देखिए दोनों के 1 मोल चाहिए। अब आगे देखिए किस तरीके से हम HCl की मात्रा निकालेंगे। आगे देखिए, यानी हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए कि 106 ग्राम Na2CO3 के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए HCl कितने चाहिए, 2 मोल।
चाहिए ना, HCl के 2 मोल चाहिए। अरे भाई इसकी ग्राम में मात्रा की बात करें तो 106 ग्राम है, 1 मोल का मतलब 106 ग्राम, यानी इसके 106 ग्राम को उदासीन करने के लिए HCl के हमें 2 मोल चाहिए। आगे देखिए, तो 106/190 ग्राम जो Na2CO3 है उसके पूर्ण उदासीन के लिए कितना HCl चाहिए, तो ये हो जाएगा 2/106 गुणा 106/190, तो ये आ गई हमारी HCl की मात्रा 2/190। आगे देखिए, इसी तरीके से बच्चों 84 ग्राम NaCO3, देखो 1 मोल NaCO3 का मतलब है 84 ग्राम, ठीक है। आगे देखिए 84 ग्राम NaCO3 के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए हमें कितना HCl चाहिए, 1 मोल। अरे भाई देखिए इधर, इसके 1 मोल के लिए इसके 1 मोल चाहिए, यानी इसके 84 ग्राम को HCl के 1 मोल उदासीन करेंगे। तो 84 ग्राम NaCO3 के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए आवश्यक HCl क्या है, 1 मोल है। तो 84/190 ग्राम जो NaCO3 है उनके पूर्ण उदासीनीकरण के लिए कितने HCl चाहिए, लीजिए भाई 1/190 मोल। तो ये हमने मात्रा निकाल ली कि Na2CO3 के लिए जो हमें HCl चाहिए वो 2/190 मोल चाहिए और इसके लिए 1/190 मोल चाहिए। अब आगे देखिए, अतः HCl के कुल आवश्यक मोल, तो अब देखिए कुल कितना HCl के मोल चाहिए, इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग। अरे भाई Na2CO3 और NaCO3 का मिश्रण है, अब उनसे कितने HCl क्रिया कर रहे हैं तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल HCl के मोल आ जाएंगे। लीजिए हमने जोड़ दिया 2/190 प्लस 1/190, तो ये आ गया 3/190, यानी हमने जब सॉल्व किया तो 0.01578 मोल निकल के आ गए, ये HCl के कुल मोल निकल के आ गए। अब देखिए हम HCl का आयतन ज्ञात करते हैं। दिए गए HCl की मोलर सांद्रता कितनी है, 0.1 m है, ठीक है, यानी जो आपको HCl दिया हुआ है उसकी मोलर सांद्रता है 0.1 m है, ठीक है। अब देखिए बच्चों 0.1 मोल HCl उपस्थित है कितने में, 1000 मिलीलीटर में। भाई 0.1 जो हमें मोलर सांद्रता दी हुई है HCl की, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.1 मोल जो HCl है वो किस में उपस्थित है, 1000 मिलीलीटर में उपस्थित है। तो देखिए तो 0.01578 मोल जो HCl है, यानी जो हमारे पास ये कुल मोल निकल के आए इनकी बात कर रहे हैं, यानी 0.01578 जो मोल HCl है वो कितने में उपस्थित है, ठीक है, यानी उनकी कितनी मात्रा है। तो देखिए क्या होगा, 1000 इसमें भाग दे देंगे 0.1 का और गुणा कर देंगे 0.01578 से, इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। जब इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए ये रिजल्ट निकल के आएगा 157.8 मिलीलीटर, यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा Na2CO3 और NaCO3 का जो मिश्रण है उससे इतना मिलीलीटर 0.1 m HCl क्या करेगा, क्रिया करेगा, ठीक है। तो ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमको एग्जाम में लिख के आना है। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने 6 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं और आगे के जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम हमारे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।